प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कमलेश्वर जी की लिखी कहानी गाय की चोरी। तो आइए शुरू करता हूँ कहानी का पाठ। जो आदमी यहाँ पर रहते हैं उन्हें जिंदगी नशे की तरह प्यारी है। उनकी जिंदगियों में है क्या, कौन से धागे उन्हें बांधे हुए हैं, कुछ नजर नहीं आता। उनकी आमदनी का कोई भी जरिया ऊपरी तौर से दिखाई नहीं पड़ता। इन्हीं में एक है बिगड़े हुए जमींदार मुंशी प्यारेलाल, जो जमींदारी खत्म होने से पहले तक कर्ज ले लेकर मालगुजारी अदा करते रहे, क्योंकि काश्तकारों से जो कुछ थोड़ा थोड़ा करके मिलता था वह रोजमर्रा के खर्च में आ जाता था। और जब फसल पर मालगुजारी दाखिल करने का वक्त आता तो उनकी जेबें खाली होती। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो शायद गहरा धक्का उन्हें ही लगा, क्योंकि जमींदार पुकारे जाने और समझे जाने की हसरत ही उनके लिए सब कुछ थी। अब क्षमा की पहेलियां भरना ही उनका सगल रह गया था, जिन्हें वे कभी भरकर भेज न पाए। जब हल निकलता तो वे अपने जवाब में लाकर अपनी बुद्धि को सराहते और किस्मत को कोसते, पर बड़ी शान से बाहर वालों के सामने कहते, मशक्कत का पैसा पैसा है, हराम के हीरे जवाहरात धूल बराबर। देखिए ना मेरा हल, एक भी गलती नहीं है, कोई नुक्ता तक नहीं लगा सकता। ये सब तो सिर्फ शौक के लिए भरता हूँ। दूसरे कमरे में एक मुंसरीम साहब रहते हैं। मुंसरीम मतलब प्रधान या प्रबंधक, जो कच्चे हाथ से रिश्वत लेने के कारण अफसरों की मेहरबानी से सिर्फ पेंशन याफ्ता बना दिए गए हैं। हाकिमों को उनके भारी परिवार की खबर थी, इसलिए उन पर रहम किया गया। इनकी बैठक में 24 घंटे रमी या फ्लस जमा रहता है। बीड़ी सिगरेट का धुआं भरा रहता है, हुक्के पर चीलम चढ़ती रहती है और हुक्का घूम घूम कर शौकीनों की बगल से बगल घूमता रहता है। उनके बच्चे खेलने वालों के लिए पान, सिगरेट, दिया सलाई आदि की ज़रूरतें पूरी कर देने के एवज में इनाम के तौर पर पैसे पाते हैं। उनकी माँ भीतर जाने पर जेबें टटोल टटोल कर हथियाती रहती हैं। बगल वाले मकान में एक पंडित जी रहते हैं, जो इस नए दौर में लेखपाल हो गए हैं और अपनी नौकरी की मुस्तकीली के लिए खून पसीना एक करके दौरों पर जाते रहते हैं। गर्मियों में सर से कफन की तरह तौलिया लपेटकर, बरसात में खाकी निकर पहनकर और जाड़े में शादी का कोट अटकाकर, जिसकी कोहनियों के फुचड़े उड़ गए हैं और बटन बंद न हो पाने से जो पंख की तरह उनके जिस्म पर फड़फड़ाता रहता है। किसानों के साथ बढ़ते जाने वाले आमदनी के कानूनों को फिलहाल पेट में रखे हुए अपनी खुशहाली के दिनों के इंतजार में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बाकी एक घर में डॉक्टर साहब रहते हैं, जिन्होंने अपनी साख किसी देहाती की आंख में पीली दवा की जगह टिंचर डालकर एकदम खो दी है, जिनका अब दावा है कि कस्बे भर में डॉक्टरी सर्टिफिकेटों की जितनी आमदनी उनकी है उतनी अच्छे से अच्छे डॉक्टर की नहीं है। किसी दफ्तर का अफसर उनके सर्टिफिकेट को रद्द नहीं कर सकता, वे रजिस्टर करके देते हैं। इसलिए फौजदारी के मुकदमे के मुजरिम या उनके रिश्तेदार इनके पास बहुत आते हैं। इन्हीं के सामने वाले कमरे में एक चीर विद्यार्थी रहते हैं, जो हर साल किसी न किसी परीक्षा में बैठते हैं। विषय बदल बदल कर इम्तहान में बैठने से पहले की उनकी तैयारियां तो सब देख पाते हैं, पर उसके बाद काफ़ी दिनों तक मोहल्ले में नज़र नहीं आते। इन सारे लोगों से कुछ ही दूरी पर एक बुढ़िया रहती है, जिसकी कोठरी के सामने एक छप्पड़ पड़ा है और उसी में उसकी गाय बंधती है। वह दिन भर सन की रस्सी बटती रहती है और सुबह शाम गाय का दूध दूहकर मुंसरीम साहब के यहाँ पहुँचा देती है। सभी अपनी अपनी तरह से जी रहे हैं। कभी बड़े से बड़े मसले सामने आते हैं तो सभी इस तरह टाल जाते हैं जैसे कोई पतंग कट गई हो, और कभी छोटी से छोटी बात में इस तरह उलझ पड़ते हैं जैसे जिंदगी और मौत का सवाल हो। इस गली की जिंदा दिली के केंद्र हैं बिगड़े हुए जमींदार मुंशी प्यारेलाल, जो सिर्फ 2 बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक तो यह कि कोई उनकी बात पर यकीन न करे, और दूसरी यह कि इस छोटे से कस्बे नुमा शहर की कोई हलचल उनके अनजाने में हो जाए। उस रोज मुंशी जी न जाने कहाँ से टहलते, पतली टोका पंप जूता चरमराते हाथ में छड़ी लिए हुए आए तो एकदम छिरी हुई चर्चा में शामिल हो गए। मुंसरीम साहब, सर्टिफिकेट डॉक्टर और चीर विद्यार्थी महोदय के बीच रात वाले कत्ल की बात चल रही थी।
जो स्टेशन के रास्ते में पजावे के पास हो गया था, उनके कानों में भनक पड़ी तो रहा न गया। एकदम आकर बोले, वाह साहब, आप लोग भी बिना जाने जमीन आसमान के कुलावे मिलाते हैं। जिस गाड़ी से वह आदमी उतरा था इक्के थे नहीं, सो हम लोग पैदल चल दिए। हमारे पास तो एक झोला था, वह आदमी बिल्कुल खाली हाथ था। पैसे के लिए थोड़े ही मारा गया उसे, और वह तो कोई पुरानी अदावत थी। नहीं जी, उसके पास 300 के नोट थे, जेब से पुलिस ने बरामद किए। मुंसरिम साहब बोल पड़े, क्या बच्चों जैसी बात करते हैं आप। रुपया ही लेना था तो जेब में बचे रह जाते। जब आपको नहीं मालूम तो फिर दूसरे की ही मानिए। और फिर मेरी नज़र के सामने सारा वाकया हुआ। यही कुल 50-60 कदम की दूरी रही होगी। वह भट्टे के बीच में था और मैं धर्मशाला के पास। एकदम सुनसान था चारों तरफ, बस एकदम चीख सुनाई पड़ी। मैं तो फौरन समझ गया कि कोई वारदात हो गई। अरे हजारों मामले मेरी नज़र से गुजर चुके हैं। एक बार नगला में मुंशी प्यारेलाल दूसरी किसी घटना से तार जोड़ने ही जा रहे थे कि चीर विद्यार्थी बोल पड़े, लेकिन मुंशी जी आप तो कल दोपहर तक यहीं थे, गाड़ी से कैसे लौटे? वो मैं मोटर से नहीं, वहाँ मैं इक्के से गया था। कोसमा के चौधरी का एक काम था, वही इक्का जुतवा कर लाए थे। वह तो रात रुकने को कह रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि उसूलन रात को कहीं रुकता नहीं। चीर विद्यार्थी व्यंग से हंस पड़े तो मुंशी प्यारेलाल पूरी आंखों से देखते हुए यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि लोग उनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं। फिर बोले, जब चीख सुनाई पड़ी तो मैं तेजी से उधर चला, पर बीच में गड्ढा था तो अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा। पैर में मोच आ गई, नहीं तो भला हत्यारे निकल पाते। कहते कहते उन्होंने अपना दाहिना पैर लोगों के सामने कर दिया कि मोच देख लो, पर अपनी नजर पड़ी तो देखा पैर पर सूजन नहीं थी। बोले, वह तो रात में ही मैंने नमक के पानी से सेंक डाला, नहीं तो पैर जरूर सूज जाता। सुनकर सर्टिफिकेट डॉक्टर अपने ज्ञान के गरूर में सिर हिलाकर और मुंसरीम साहब जैसे संदेह भरी नजरों से ताकते रह गए। तो मुंशी प्यारेलाल ने वह दलीलें पेश की और परिस्थितियों का वर्णन किया कि लोगों को यकीन करना ही पड़ा कि मुंशी जी वास्तव में घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर थे। और इसी तरह मुंशी प्यारेलाल यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि शहर में कोई वारदात हो जाए, मारपीट हो जाए, कोई दान दे दे, किसी की औरत भाग जाए और वह उन्हें पता न हो। सिर्फ पता ही नहीं, उसकी पूरी सूचना उनके पास न हो। उनके लिए यह बात बड़ी ही हैरानी की होती थी कि कोई घटना हो जाए और वे वहां स्वयं मौजूद न हो। वे उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिसमें कोई दुख या विपत्ति टूट पड़ी हो और उसमें उन्होंने हाथ न बटाया हो, झगड़े को रफा दफा न किया हो, घायल को अस्पताल तक छोड़ने न गए हों। एक ही वक्त में यदि दो घटनाएं हो जाए तो पता नहीं कैसे जोड़ तोड़कर वे तुक बैठाने की कोशिश करते कि वे किन किन जरियों से अचानक और आश्चर्यजनक रूप से वहां पहुंच ही गए थे। वैसे वे अपने घर के बरोठे में चश्मा लगाए खाट पर पालथी मारकर बैठे क्षमा की पहेलियां भरते रहते हैं और आते जाते को चश्मे के भीतर से चोर नजरों से ताकते रहते हैं। पास के कटरे में बर्फ वाले सुखलाल ने किसी बात पर अपनी पत्नी को मारा था। खबरें तो यहाँ बिजली की तरह फैलती है। डॉक्टर साहब मंडी से लौटे तो मुंशी जी से दुआ बंदगी हुई और बात चल पड़ी। चीर विद्यार्थी पहले से ही मौजूद थे। मुंशी जी कुछ कहने जा ही रहे थे कि चीर विद्यार्थी ने मुंसरीम साहब को भी आवाज देकर बुला लिया और स्वयं भी बात में शामिल हो गए। मुंशी प्यारेलाल कह रहे थे, भाई यह बड़ा जुल्म है। इन नीच लोगों की आदत ऐसी होती है कि 4 पैसे पास होते ही दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। सुखू ने बिला बात अपनी औरत को इतना मारा कि सर फूट गया, अस्पताल में पड़ी है। कब? मुंसरीम साहब ने पूछा। अरे यही सवेरे। वह तो इत्तेफाक की बात थी कि मैं मुख्तार साहब से मिलने जा रहा था। बहुत दिनों से मुकदमे की कागजात उनके पास रखे थे। राम नारायण के फाटक तक पहुंचा तो शोरगुल मचा हुआ था। उस वक्त तो लड़ाई हो रही थी। सुखलाल लाखों गालियां दे रहा था अपनी बीवी को। भला बताइए, औरत जात से इस तरह पेश आना चाहिए? और बस गालियों के बाद उसने चैले से पीटना शुरू कर दिया। मैं हक्का बक्का देखता रह गया।
दर्शन जबरदस्ती किवाड़ खोलकर भीतर घुसा तो 4-6 चैले उसके भी पड़ गए। हम लोगों ने आवाज़ दी, सब कुछ किया, तब जैसे तैसे सुखू बाहर आया, पर झटके से बर्फ़ की छेनी लेकर दौड़ा और औरत का सिर फोड़ डाला। उस पर तो जैसे खून सवार था। भाई तब हमसे नहीं रहा गया। सब खरे खरे मुंह ताक रहे थे। मैं फिर हया शर्म छोड़कर भीतर घुस गया। किसी तरह बस में नहीं आता था, पर मेरी काठी, कहते हुए उन्होंने हसरत से अपनी बाहों पर निगाह डाली और बोले। फिर उसकी औरत को सीधे अस्पताल भिजवाया और सुखू को दर्शन के सुपुर्द किया। और जब कोई ऐसी घटना हो जाती जिसका वाकई उन्हें कोई पता पहले से न चलता और वे अपना संबंध उससे शीघ्र ही न जोड़ पाते, तो उन्हें ईमानदारी से पछतावा होता। फौरन निकल पड़ते और इधर उधर वहशियों की तरह घूम घूम कर जो कुछ पता चलता मालूम कर लाते। बस तभी उनको संतोष होता। कोई बात यदि मुंशी प्यारेलाल को पहले न मालूम हुई तो फिर उसका और भी अधिक प्रचार होता, क्योंकि वे तंबाकू वाले की दुकान से लेकर कोयला ठेकेदार के गोदाम तक और वकील साहब के नौकर से लेकर मुक्की कपड़े वाले के दुकान तक जो भी मिलता उससे चर्चा छेड़कर कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते और जितना मालूम होता उसे अपने में जोड़कर सुनाते जाते और आगे की बात मालूम करते जाते। यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक वह बात बिल्कुल उनकी अपनी न हो जाती, और वे शांत न बैठते जब तक घटना के सहनायक बनकर उस बात को सुना न लेते। एक रात ऐसा हुआ कि छप्पड़ वाली बूढ़ी की गाय चोरी चली गई। बूढ़ी तो सोती रही और कोई गाय खोलकर ले गया। मुंशी प्यारेलाल बगल वाले चबूतरे पर चटाई बिछाए सो रहे थे। सुबह जब बूढ़ी ने रोना पीटना शुरू किया तो लोग जमा हो गए। मुंशी जी की तभी आंख खुली। माजरा समझ में आते ही धोती की काछ लगाते हुए छप्पर में जमा लोगों के बीच घुस गए। बूढ़ी रो रही थी और एक आदमी पूछ रहा था, यहीं बंधी थी और तुम कहाँ सो रही थी? मुंशी जी फौरन अपनी तरफ बात मोड़ते हुए बोले, अरे सभी यहीं सोते हैं, मैं खुद यहीं चबूतरे पर सो रहा था। फिर बात को बड़े अंदाज से घुमाते हुए बोले, यह गाय जरूर रात 2 बजे के करीब खोली गई है। कुछ आहट उस वक्त हुई थी। मैं तो बड़ा चौकन्ना सोता हूं। इधर उधर देखा पर कुछ नजर नहीं आया। सोचा हवा होगी। उसके थोड़ी देर बाद फिर खुरखुराहट सुनाई पड़ी। अब यह तो उस वक्त नहीं सोचा कि कोई गैया खोले ले जा रहा है, पर लगा मुझे बिल्कुल ऐसा कि जैसे गाय चल रही है। यही ख्याल किया कि शायद अपने थान पर उठक बैठक मचाए है, मच्छर परेशान कर रहे होंगे। तो पुलिस में खबर करो ना, आज यह अजीब वारदात इसी गली में हुई है, बीच में से किसी ने कहा। पुलिस का नाम मुंशी जी ने सुना तो थोड़ी आंखें मिचमिचाई, जैसे आंखें पूरी तरह से खोल रहे हों। फिर भी अगुआ बनने के नाते बोले, अरे उस वक्त जरा सा यह ध्यान भर आ जाता तो भला गाय निकलने पाती। लेकिन एक बात यह और है कि चोर गैया को उधर मैदान के रास्ते ले गए हैं। इधर से जाते तो मैं तो जाग ही रहा था, लेकिन थाने में रपट करो, मुंसरीम साहब बोले और सबने हाँ में हाँ मिलाई। पुलिस का एक आदमी तहकीकात और मौका मुआयने के लिए आया तो मुंशी जी को बयान के लिए पुकारा गया। मुंशी प्यारेलाल निकल तो आए, पर उनका चेहरा फक था। लगता था जैसे बड़ा जबड़ करके बाहर आए हैं। जब थानेदार ने उनसे पूछा कि आपको जो कुछ गाय की चोरी के मामले में मालूम है वह सब बता जाइए, तो मुंशी प्यारेलाल का बदन कांपने लगा और आंखें फैल गई। उन्होंने जैसे असह्य पीड़ा झेलते हुए अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखा और एक क्षण के लिए खामोश हो गए थे। जब थानेदार ने दोबारा पूछा तो उनका बयान कुछ इस तरह था, मैं तो हुजूर भीतर मकान में सो रहा था। दरअसल बात यह हुई कि सुबह के लगभग एक बड़ा डरावना सपना देखा। घर सुनसान था, सो तड़के ही चटाई लेकर यहाँ लुढ़क गया। घर में बड़ा डर लगता था। जब सवेरे आंख खोली तो जो सब लोग बातें कर रहे थे वही मैंने भी दोहरा दी थी। मुंशी जी कहते जा रहे थे और उनकी गर्दन नीचे झुकती जा रही थी और जमीन में एकदम नजर गिराए बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा था, हुजूर मैंने और कुछ नहीं देखा। थानेदार ने किसी दूसरे से पूछताछ शुरू की तो मुंशी जी धीरे से सबों की आंखों से अपनी आंखों की रक्षा करते हुए घर में जा घुसे और फिर शाम तक नहीं दिखाई पड़े।
बड़ी मुश्किल से शाम होते दिखाई पड़े तो उनके चेहरे पर एक अजीब शिकस्त की परछाई थी, जैसे खुद अपने से हार गए हों। वे उस समय एक ऐसा आदमी खोज रहे थे जो उन्हें हिकारत से न देखे और वे दिल का सारा गुबार उसके सामने निकाल दें। कोई ऐसा मिले जो सिर्फ आज उनकी बात पर यकीन कर सके। पर जब गली में डॉक्टर साहब गुजरे तो उन्होंने चलते चलते कहा, मुंशी जी, कम से कम ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए था। मुंशी जी ने सुना और अपने घर में घुस गए। अकेले बैठे रहे तो न जाने क्या क्या सोचते रहे। तभी बगल वाले मकान से मुंसरीम साहब की कड़कड़ाती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी थी। नहीं है दूध तो भूखे मरने दो सालों को, मेरे पास पाई नहीं है। कोई उधार देने को राजी हो तो दूसरी जगह से बांध लो दूध, पैसे तभी मिलेंगे जब पेंशन आएगी। और उनके घर में खुराम मचा हुआ था। दूध मुँहे बच्चे पतली आवाज में रो रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। सुबह मुंशी जी मुंह अंधेरे निकल पड़े थे और 4-5 रोज घर पर नजर नहीं आए। एक रोज नजदीक के गांव से कोई आया था तो पता चला कि मुंशी जी नगला में किसी अहीर के यहां फौजदारी करने गए थे। उनकी जमींदारी के 5-7 किसान भी उनके साथ थे। लाठी चल गई थी। सुना था कि अपनी चोरी की गाय का सुराग लगाकर वहां पहुंचे थे। कैसे पहुंचे यह कोई नहीं जानता, पर गाय उन्होंने बरामद कर ली थी। और दूसरे दिन सुबह मुंशी प्यारेलाल के साथ 3 आदमी और चले आ रहे थे और पीछे पीछे गर्दन झुकाए पूंछ हिलाती बुढ़िया की गाय चली आ रही थी, जिसका रस्सी उनके हाथों में थी। गली में घुसते ही उन्होंने चारों तरफ निहारा। सभी लोग मुंशी जी और गाय को देखकर जमा हो गए थे। बूढ़ी अपनी गाय की गर्दन और मुंह पर हाथ फेर रही थी और मुंशी प्यारेलाल लोगों की आंखों में विश्वास खोजते हुए बयान कर रहे थे, पुलिस भला क्या कर सकती थी। मैं तो पहले ही जानता था, जो काम करना हो अपने बूते पर उठाना चाहिए। अरे साहब, क्या गांव था, डकैतों का, खूनियों का, राक्षस जैसे आदमी है वहां के, पर सुराग तो लगता ही है। कैसे कैसे पहुंचा वहां, मेरी नज़र पड़ ही गई और फिर लाठियां निकल आई। कहते कहते उन्होंने अपनी बाहें खोल दी थी, जो आज सचमुच लाठियों की मार से सूजी हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगा किसी नई कहानी के साथ। आपका दोस्त रोशन। धन्यवाद।